कार्यक्रम पुणे शहरामध्ये त्यांच्या उपस्थितीमध्ये संपन्न होत आहे. साधारण 11:15 वाजता त्यांचं आगमन झाल्यानंतर 11 वाजता क्रांतिगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या स्मारकाला किरणजींनी भेट दिली आणि स्मारकाला भेट देऊन लहुजींच्या पवित्र स्मृतीस अभिवादन केलं. त्यानंतर स्मारकाचा आराखडा लक्षात घेऊन त्या जागेची पाहणी केली. कामाच्या संदर्भात स्मारकाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. उपस्थितांना संबोधित केलं. त्यानंतर आता या ठिकाणी पत्रकारांशी वार्तालापाचा कार्यक्रम आहे. दुपारी किरणजींच्या उपस्थितीमध्ये काही समाज बांधवांना वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या मंडळींशी चहापानाचा कार्यक्रम आहे. त्याचबरोबर बार्टीच्या माध्यमातून एक कार्यक्रम आयोजित केला गेलेला आहे. असं दिवसभरामध्ये आजचा हा किरणजींचा प्रवास आहे. मी या ठिकाणी किरणजींना विनंती करतो की त्यांनी पुणे शहरातील सर्व पत्रकार बांधव या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांनी आपल्याशी संवाद साधावा अशी विनंती मी या ठिकाणी किरणजींना करतो. धन्यवाद. धन्यवाद जी. वैसे तो पुणे में मैं ये 10 दिन के अंदर में 2 बार आना हुआ और 3 दिन पहले मैं नागपुर में थे और उससे पहले मैं मुंबई में था. तो महाराष्ट्र के अंदर में मैं लगातार दौरा करने का एक मुख्य कारण है. तो आज इस पत्रकार वार्ता में मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं. महाराष्ट्र वीरों का भूमि है, क्रांतिकारियों का भूमि है. यहाँ महान समाज सुधारक महाराष्ट्र में अनेक पैदा हुए हैं, जिससे पूरा देश को प्रेरणा मिलता है. लेकिन फिर भी आज का राजनीतिक माहौल में काफी महाराष्ट्र को बदनाम किया और महाराष्ट्र के आम लोगों को गुमराह किया है और गुमराह करने का और भी कोशिश कर रहे हैं. इसलिए हम यहां आए हैं. मेरे पास पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी इंचार्ज है, तो साथ साथ में अल्पसंख्यक मंत्रालय का भी मैं मंत्री हूं, संसदीय कार्य मंत्री भी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भी हूं. तो प्रमुख रूप से मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री होने के नाते बहुत चीज मुझे क्लियर करना था. तो महाराष्ट्र में मैं इसलिए थोड़ा सा फोकस कर रहा हूं कि कांग्रेस के जमाने में हमारा पूरा मंत्रालय का इमेज बहुत खराब करके रखा हुआ था. मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को मुस्लिम अफेयर्स मिनिस्ट्री का चेहरा इंप्रेशन बना के रखा था. तो उसको मैं पहले दूर करना चाहता हूं. मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री मुस्लिम्स के लिए भी काम करते हैं, बुद्धिस्ट के लिए भी काम करते हैं, जैन के लिए, सिखों के लिए, पारसी के लिए. 6 माइनॉरिटी है. 6 माइनॉरिटी को बराबर हम लोग देख रहा है. और महाराष्ट्र में बौद्ध का प्रतिशत देश में सबसे ज्यादा है. इसलिए महाराष्ट्र में मैं अपने कार्यकाल का शुरू में ही मैं साफ करना चाहता हूं. मैं जम्मू कश्मीर गई, लद्दाख गई और कई जगह में भी जाकर के ये गलत इंप्रेशन को साफ करने का काम किया है. तो महाराष्ट्र में मुझे लगता है अब मुंबई से लेकर के नागपुर पूरा मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, वेस्टर्न महाराष्ट्र हो या कोस्टल कोंकण साइड में हर जगह अभी ये इंप्रेशन साफ हो रहा है.
तो मैं कल औरंगाबाद भी जा रहा हूँ, सिल्लोड भी जा रहा हूँ। यहाँ के महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तार भी मेरे साथ में रहेंगे। तो ये माइनॉरिटी अफेयर्स को मुस्लिम अफेयर्स बनाने का कांग्रेस पार्टी का मुख्य कारण था। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम्स को वोट बैंक के नजर से देखते थे, इसलिए ऐसा काम किया। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स को साफ करना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारे यहाँ और बहुत माइनॉरिटीज है महाराष्ट्र में, उनको भरोसा दिलाने के लिए मैं आया हूं कि आपके लिए काम करने के लिए भारत सरकार पूरा जोर से अभी लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास नारा लगाया, उस मिशन को पूरा करने के लिए, पूरा माइनॉरिटी तक पहुंचाने के लिए मैं जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा हूं। तो ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी मेरे कंधों पे दिया है प्रधानमंत्री जी ने। 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज को हम एक साथ यूनाइटेडली साथ में रख करके काम करेंगे और उनको ये बताएंगे कि जो नैरेटिव्स फैलाते हैं राहुल गांधी और कुछ लोग कि भारत में माइनॉरिटी सेफ नहीं है, इस दुष्प्रचार को भी हमको साफ करना है। श्री राहुल गांधी और उसके गैंग मेंबर्स जितने भी लोग विदेश जाते हैं, एक ही चीज दोहराते रहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, माइनॉरिटीज लोग भारत में जी नहीं सकता है, बोलने का आजादी नहीं है। ये किस लेवल का पॉलिटिक्स खेल रहा है आप लोग सब देख रहे हैं। आपने कभी सुना है कि कोई देश का नेता विदेश में जाकर के अपने देश के बारे में गाली देता है, अपने देश को बदनाम करता है? ऐसा कोई नेता देखा है? 10 साल पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया, तब इंडिया को ही बदनाम करने के लिए विदेश में जाकर के भारत विरोधी ताकतों के साथ भारत को गाली देने का काम कर रहा है। अभी अभी अमेरिका में जाकर के फिर राहुल गांधी ने देश के विरोधियों के साथ मिलकर के हमारे देश को गाली दिया और उन्होंने वहां गलती से सच्चाई बात निकल गया, आगे पागलों की तरह उसको कैसे कवर अप करना है घूम रहे हैं। वो बोला है कि जल्दी आरक्षण खत्म कर देंगे हमारे देश में और फिर आरोप लगाते हैं। तो काफी दुष्प्रचार हुआ है। तो डेवलपमेंट का काम तो हमारा फोकस है, लेकिन जो नैरेटिव्स, गलत नैरेटिव्स जा रहे हैं उसको दूर करना बहुत जरूरी है। तो हमारे यहाँ जो छोटे छोटे माइनॉरिटीज हैं, बुद्ध धर्म के अलावा भी काफी, और यहाँ पे जैन भी है, मुस्लिम तो है ही, ईसाई है, सबको मैं बोलना चाहता हूं। अभी मुंबई में जाकर के पारसी कम्युनिटी के साथ में भी मेरा वार्तालाप हुआ और मुंबई में मुस्लिम में भी जो माइनॉरिटी है, जैसे बोहरास है, आगा कानीस है, दाऊदीस है, हमारे मुस्लिम के अंदर में जो छोटे छोटे बहुत है, उनको भी हम बताना चाहते हैं कि हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे। तो आज पुणे महाराष्ट्र का बहुत एक महत्वपूर्ण शहर है और पुणे हमारा देश का बहुत बड़ा एजुकेशन हब भी है, इंडस्ट्रियल सेंटर भी है। यहां वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन को ऑफिस में आकर के पत्रकारों से बात करना मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। इसलिए आपके माध्यम से मैं महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहता हूं कि अब ये दुष्प्रचार को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये संविधान खतरे में है बोल के जो नाटक कर रहे हैं, वही लोगों ने संविधान की हत्या की थी। जो आज बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, वही पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो बाबा साहब के नामों निशान को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास किया। जब पहला सरकार बनी, महात्मा गांधी के कहने पर बाबा साहब अंबेडकर को लॉ मिनिस्टर बनाना पड़ा। नेहरू तो उसका नाम सूची से हटा दिया था, लेकिन उस समय से लेकर के बाबा साहब ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा है, आप लोग ने पढ़ा होगा कि नेहरू ने कितना बाबा साहब को प्रताड़ना किया है, इंसल्ट किया है, पूरा साइडलाइन किया और बाद में अपना पूरा कांग्रेस के फौजी लगा दिया कि बाबा साहब जहां से भी चुनाव लड़ता है उसको हराना है करके। कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं किया, बाबा साहब को पार्लियामेंट में नहीं पहुंचने देने के लिए बहुत बड़ा खेल कांग्रेस ने खेला है। और नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दिया,
बाबा साहब का नाम भी नहीं लिया। वो तो बाद में 1990 में बीजेपी का सपोर्ट से जब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बना तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न का कन्फर हुआ है। ये तो सब मालूम है, ये कोई 1000 साल का इतिहास तो है नहीं। मैं जो बोल रहा हूं अभी ये 30 साल 40 साल पहले का ये फ्रेश घटना मैं बता रहा हूं। तो इसमें कोई दुष्प्रचार कैसे कर सकता है? मैं सोच के इतना ढंग रह गया, ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और उसके जो आसपास घूमते हैं, इन लोगों को कोई शर्म चीज का नाम है कि नहीं है? उनके पूरा खानदान ने बाबा साहब को गाली दिया, संविधान को खत्म करने का प्रयास किया, और आज किस मुंह से संविधान बचाना है करके घूम रहा है। संविधान का पूजा तो मोदी जी ने शुरू किया था, आप सबको मालूम है, आपको वीडियो भी होगा, तस्वीर भी होगा। पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस देश में संविधान की यात्रा निकाला। मोदी जी मुख्यमंत्री बनते ही पूरे गुजरात में संविधान यात्रा निकाला ताकि संविधान का मैसेज लोगों तक पहुंचा सके। फिर 2015 में संविधान दिवस 26 नवंबर को घोषणा करके तब से संविधान दिवस इस देश में मनाया जा रहा है। और इस साल बहुत बड़ा अभियान हम लोग चलाने वाले हैं। 75 साल पूरा होने पर हम लोगों को बहुत भव्य कार्यक्रम करना है। और ये संविधान के दुश्मन कांग्रेस पार्टी को हम सबक सिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी और उसके जितने भी साथी हैं वो संविधान को आज हाथ में पकड़ रहे हैं। उन्हीं लोगों ने संविधान का हत्या किया था, उन्हीं लोगों ने लोकतंत्र का हत्या किया था। हमको तो मालूम है, मैं इस देश का लॉ मिनिस्टर भी था। 4 सुप्रीम कोर्ट को जज को हटा करके जूनियर एक को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया। ये सब तो हमारे आंखों के सामने में हुए हैं। ऐसे नहीं है कि हम उसमें पैदा नहीं हुए। इमरजेंसी लागू किया हम लोग तो सब उसमें तो बड़े हो गए थे, सबने देखा है। इसमें भी आप जितने बैठे हैं इसमें ज्यादातर लोग तो इमरजेंसी के समय में पैदा हो चुके हैं। तो लोकतंत्र का हत्या किसने किया है? बाबा साहब अंबेडकर को जो इंसल्ट किया तो सब लिखा है, बाबा साहब का किताब में खुद लिखा वाला पढ़िए, क्या नहीं किया नेहरू ने। आज किस मुंह से ये कांग्रेस पार्टी संविधान और बाबा साहब का नाम लेते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो मैं एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आकर के बाबा साहब अंबेडकर के बाद इतने साल बाद में मुझे इस देश का कायदा मंत्री लॉ मिनिस्टर बनाया। तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूं कि जिस कुर्सी में बाबा साहब अंबेडकर बैठा उसी कुर्सी में मुझे बैठने का मौका मिला। फिर बाबा साहब का रास्ते में चलने का और काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो ये जो है ब्रॉडली मेरा जो विजिट का थीम ये है कि जो गलत नैरेटिव है उसको सेट करना और सारे समुदाय को एक साथ में, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, यही मोदी जी का मंत्र है, यही स्पिरिट है जिससे भारत को आगे लेकर के विकसित भारत बनना है। 2047 में इस देश को एक संपन्न डेवलप कंट्री बनाना है। आप लोग तो पत्रकार लोग हैं, इसमें कोई इकोनॉमिक्स अफेयर्स पे रिपोर्टिंग करते होंगे। आपने कभी सोचा है कि 75 साल हो गए हैं आजादी प्राप्त हुए और आने वाला हमारा हाथ में कुछ साल बाकी है 100 साल होने में। तो आने वाला जो हमारे पास लक्ष्य है विकसित भारत बनाने के लिए बहुत कुछ हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसको डीरेल करने के लिए कई देश विरोधी ताकतें काम कर रहे हैं, उसको भी हमें निपटना है। इसलिए मैं स्पेसिफिक विषय को अभी ज्यादा नहीं रखूंगा। लास्ट में एक बात कह करके मैं अपना बात समाप्त करूंगा। हम लोग महाराष्ट्र के अंदर में हर एक जिले में संविधान भवन बनाने का फैसला किया है। हर एक जिले में ऐसा एक फैसिलिटी क्रिएट करेंगे जिसमें लोग आकर के, खासकर जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बनाएंगे तो उसके नाम से, मगर इस्तेमाल तो सब करेंगे। तो
हमने महाराष्ट्र के सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से बात करके ये प्लान हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मेरे मंत्रालय में सारा तैयारी हो रहे हैं। इसका कुछ राशि हम अपने मंत्रालय से देंगे और बाकी राज्य सरकार उसका अपने राशि देंगे। और बाकी जो फैसिलिटी सेंटर है हम लोग यहाँ बाबा साहब के नाम से जो यहाँ इम्पोर्टेंट जगह है महाराष्ट्र में उसका भी हम लोग विकसित करेंगे। और विशेष करके जैसे मैंने कहा कि यहाँ महाराष्ट्र में बुद्ध समुदाय जो नव बौद्ध है उसका संख्या ज्यादा है, तो नव बौद्ध के लिए जितना भी यहाँ बौद्ध विहार है और हमारे जितना यहाँ भिक्षुगण है उनका संगठन है, उनके लिए भी हमने स्पेशल मदद देने का फैसला किया। हम सबको देंगे, लेकिन विशेष हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि पहले बहुत नेग्लेक्ट किया गया था। आज महान क्रांतिकारी लाहौजी सावली का वहां में हम लोग ने जो जा करके देखा तो ये देवेंद्र फडणवीस जी और हमारा महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी सबका योगदान है। तो क्रांतिकारी लाहू जी का स्मारक जो बन रहा है ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा ही महान क्रांतिकारियों का स्थल का मैं जहां जहां जाता हूं दर्शन करता हूं, पूजा करता हूं, उससे प्रेरणा मिलता है। तो कोई विशेष पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे प्रस्थान करते हैं। बताया कि अल्पसंख्यक और समुदाय है बौद्ध समुदाय को करने का प्रयास कांग्रेस किया है। अभी लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुत बड़ा झटका अल्पसंख्यक समाज से और वोट है वो नहीं मिला, बात वो भी हुआ। तो अभी आप क्या इससे आप कांग्रेस का पैसा करने वाले विधानसभा की? देखिए, मैं तो बहुत सीधा सीधा बात करने वाला इंसान हूं। दूसरा को तो हम ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन अपनों को तो मैं तो बोलने वाला हूं। मैं बाकी महाराष्ट्र में जितना भी जगह में गए हैं, मैंने अभी सबसे बात किया है, वो पूरा समझ गए हैं। वो बीच में भटक गए थे कुछ लोग। ये कांग्रेस ने जो अभी मैंने बोला ना, दुष्ट प्रचार किया कि मोदी जी को वोट देंगे तो संविधान बदल देंगे। संविधान के दुश्मनों ने जो दुष्ट प्रचार किया वो अभी मालूम हो गया, हमारे लोग जान चुके हैं। अभी और जो कुछ बाकी है उसको भी हम अभी समझाने वाले हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। और हम महाराष्ट्र में जब आया, मैं खुद अपने आंखों से देख रहा हूं कि जो बहकावे में कुछ लोग गलती काम किए हैं अब सुधर जाएंगे। अब कांग्रेस को ये उम्मीद नहीं करना है कि बार बार झूठ बोल करके गुमराह कर सकते हैं। एक बार गुमराह किया दोबारा होने वाला नहीं। तो आप उस लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो आप इस मांग को किस तरीके से? कोई भी चीज सोच समझ करके और उसका तथ्य के साथ बात करना चाहिए। ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं ये हवा में बातें करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर मैं बोल रहा हूं, हमारे पास सीमित साधन है, तो सीमित साधन को सबको कैसे बांटना चाहिए वो उसका एक तरीका होता है। एक कम्युनिटी को जाकर बोलेंगे कि ये सारा जो भी है ये आपको दे दे, सेम चीज को दूसरे कम्युनिटी को जाके बोलेंगे ये सारा चीज ये आपके लिए है। एक चीज को कितना बांटेंगे? 100% में किसको कितना देना है वो तो लिमिटेशन है। उसमें आप बोल देंगे 80% इसको देंगे, 80% उसको देंगे, 80%, तो 100 में से वो 1000 का संख्या लेके बांटेंगे तो प्रतिशत में आता है क्या? 80% अगर एक को रिजर्वेशन देंगे और दूसरा को भी बोलेंगे कि तुमको भी 80% देंगे, तो इस तरह का फजूल बातें करके ये कोई मजाक नहीं करना चाहिए देश की जनता के साथ। इस तरह का हल्के फुल्के बातें करके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये बीमारी है, ये ऐसे चीज कोई बांटने का चीज नहीं है। गंभीरता से सोच के बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रचना किया, संविधान जो प्रावधान किया है, उसका रक्षा करने के लिए
और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब समर्पित हैं। इसको मजाक से, कुछ वोट प्राप्त करने के लिए मजाक से हल्के फुल्के में ऐसे बात करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। सर, आपकी भाजपा की मातृ संस्था जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो अभी हिंदुत्व का एजेंडा लेके लोगों के पास जा रही है। जो हिंदुत्व जो उम्मीदवार होगा वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो अपनाएगा उसी को वोट दीजिए। कैंपेन खुद ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चला रहा है और आप तो अल्पसंख्यक मंत्री है, तो अल्पसंख्यकों के वोट बैंक आपके पास पूछने के लिए आपको नया स्ट्रैटेजी अपने मातृ संस्था के साथ कैसे करेंगे? देखिए, ये जो आइडियोलॉजिकल इश्यू है ये बहुत डीप में जाएगा, तो बात करने में बहुत समय लग जाएगा। जो हिंदुत्व का विषय है, आप लोग बहुत लोग जानते हैं हिंदुत्व का क्या मतलब है, क्या मायने रखता है। अब इस चीज को हम यहाँ व्याख्या करेंगे तो इतना लंबा होगा, इसलिए उसको मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत साफ है, सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलना है। जो जिस तरीके से बोलते हैं वो उसी से आप पूछना चाहिए, लेकिन हमारा मोदी जी का मंत्र तो एक है, सबका साथ सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम यूनाइटेडली रहेंगे तो देश मजबूत होगा, इसी संदेश का सब हम जा रहे हैं। See, as a coalition, different coalition partners will be having different agendas and different principles. I cannot really qualify their statements, but the particular thing which you had just mentioned, I am not aware of the statement, who has made it and what clarification came. But I am just referring to our agenda of reaching out to every individual of the society. So I have talked about Prime Minister's mantra. That is our agenda. Now, there are so many other people who will be saying different things at different places. It's very difficult to justify, as well as in a democratic setup. It's very difficult to keep track of everything because we are such a large country. But if anything is said by my party president or any of the senior ministers, then I will take cognizance of that. But in the process of many events and conducts done by our party leaders down the ground, it's very difficult to observe. But our line and our agenda is what I have said. That we are not going to discriminate against any community. But one must be committed to the national interest. And at one point I've told Muslims also, why you have become vote bank of Congress party and Congress supported parties. We are working for every community. Prime Minister Modi ji's schemes are benefiting Muslims also, same as other communities. Then why Muslims should become vote bank of the Congress party? This is damaging not for the nation alone, it is damaging for the Muslims also, to become a vote bank of a political party and their allies. सर, आपने जो बात की है जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है मुस्लिम मंत्रालय ऐसा दिखाने की कोशिश कांग्रेस ने की है, लेकिन ये जो गलती हुई है इसको सुधारने में 10 साल लेट हुआ है मोदी सरकार की तरफ से। लेट नहीं हुआ, हमने शुरू काफी पहले कर दिया था। जैसे कि कांग्रेस के समय में ये नियम था, कांग्रेस ने ये नियम बनाया था कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का अध्यक्ष सिर्फ मुस्लिम ही हो सकता है। अब सोचिए ऐसे कैसे कर सकते थे? ये तो मुझे कहने से पहले आप लोग पत्रकार जम के बरस जाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी सब बराबर है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में 6 समुदाय आते हैं, 6 कम्युनिटीज, लेकिन ऐसा क्यों किया कांग्रेस ने कि मुस्लिम को ही अध्यक्ष बनाना है? तो हमने चेंज किया। अभी एक सिख इकबाल सिंह लालपुरा जी अभी माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष है, तो कोई भी बन सकता है माइनॉरिटी कमीशन का
6 माइनॉरिटीज का अंदर में। इसलिए ये सब अभी शुरू नहीं हुआ, ये तो मोदी जी ने 8 साल पहले कर दिया था। ऐसा ही अभी हम पारसी लोग को मिल के आए, 52,000 लगभग पॉपुलेशन है पारसी। वो तो बेचारे एक एमएलए बनाने का भी उनके पास नंबर नहीं है। अगर हम वोट बैंक और राजनीति सोचते हैं तो हम पारसी के लिए इतना समय क्यों देते? ये वोट बैंक का सवाल नहीं है, हमको सब तक पहुंचना है, इसलिए हमने ये किया। आप 8 साल से अल्पसंख्यक के लिए काम कर रहे हो, ऐसा आपने बताया कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मुस्लिम समुदाय और बौद्ध समुदाय किसी की सिर्फ क्यों गए? वही तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने झूठा प्रचार करके उनको गुमराह किया, तो उसको सीधा करना हमारा जिम्मेदारी है ना। आपके काम को उनका झूठा प्रचार हल हो गया। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो हम क्यों बेवकूफ बन गए, यही तो मैं नाराज कर रहा हूं अपने लोगों से। हम क्यों बेवकूफ बने? हम इतना बेवकूफ नहीं बनना चाहिए कि ये जो दुष्प्रचार में हम सब बह गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पार्टी की ओर से मुस्लिम कैंडिडेट लोकसभा में दिए गए नहीं। अभी आप 6 कम्युनिटी बता रहे हो, अगला मिनिस्टर ये होगा कि आपका मुस्लिम होगा क्या? अभी सबका एक तरफ हो चुका है। ऐसा नहीं, देखिए वोट देंगे तो कैंडिडेट भी होगा, ये एक तरफा नहीं है राजनीति। मुस्लिम ने वोट दिए तो ही कैंडिडेट होगा। आप वोट नहीं देंगे तो हम कैसे जीतेंगे आप बताइए? हम छीन के तो वोट नहीं ले सकते हैं ना। हमको वोट देंगे तो हमारा पास एमपी भी होगा, मंत्री भी बनेंगे। जो वोट नहीं देंगे तो हम कैसे बनाएंगे आप बताइए? इसीलिए अभी नेशनल कमीशन माइनॉरिटीज का चेयरमैन तो एक सिख है, और माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्रालय को कौन देख रहा है? एक बौद्ध देख रहा हूं। तो ये असली चेंजेस कैसे आया? अब हमारे पास में और अल्पसंख्यक लोगों से भी और सपोर्ट आएंगे, सबको मौका मिलेगा। तो का जो बिल बनाया गया है उसमें बहुत सारी रिकॉर्ड नंबर में रिकमेंडेशन आई है, उसको आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? देखिए ये तो संसार में है और पूरा लोकतंत्र के इतिहास में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 1 करोड़ से ज्यादा पिटिशंस आना, रिप्रेजेंटेशन आना, यह अपने आप में विचित्र भी है। वरना आप सोचे 1 करोड़ मामूली है कि 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा ऑलरेडी पत्र आ चुके हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है जेपीसी में आ चुके हैं। हमने जब जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट किया तब टर्म्स एंड कंडीशन लगाया कि विंटर सेशन मतलब अगले सेशन जो होंगे उसका पहला सप्ताह का आखिरी दिन से पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट संसद में पेश होगा। जब पेश होगा तो हमारे पास आएंगे, हम लोग फिर उसको देखेंगे कि उसमें रिकमेंडेशंस कितना मानने लायक है, कितना नहीं मानने लायक है, क्या है, वो विषय तो बाद में करेंगे। लेकिन हमने बहुत सोच समझ करके वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया ताकि इस देश में जो भी कानून हमारे देश में है बराबर होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। बिल को लेकर भी गुमराह किया जा रहा है। हाँ, बिल को लेकर भी गुमराह किया जा रहा है। वो तो मैंने पिछली बार जब मुंबई में आए थे मैंने बताया हुआ है कि वक्फ बिल का अमेंडमेंट का बिल जो है हमने जेपीसी को भेजा, और जेपीसी में जो भी अपना बात रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, लेकिन वो ढोल बजा बजा करके माइक लगा के लाउड स्पीकर लगा के सबको गुमराह कर रहे हैं कि सरकार जो है मुसलमानों को जमीन छीनने जा रहे हैं, मुसलमानों को मस्जिद तोड़ देंगे, मुसलमानों को कब्रिस्तान को छीन लेंगे। इस तरह का कौन झूठा प्रचार कर रहे हैं? भारत के विरोधी जितने भी लोग हैं विदेश में भी और देश के अंदर में भी, ये लाउड स्पीकर बजा बजा करके घूमने का क्या जरूरत था बताइए? कहां लिखा है मुसलमानों को जमीन छीनेंगे? ये संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी कानून का संशोधन कर सकते हैं। क्या मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री के रूप में या मैं अल्पसंख्यक मंत्रालय का एक प्रमुख होने के नाते मैं अपना मर्जी से काम कर सकता है क्या? जो संविधान में लिखा है वही काम करेंगे। और वक्फ अमेंडमेंट बिल तो कितने बार संशोधन हो चुके हैं, 1954 के बाद अनेक संशोधन हो चुके हैं। मैंने पार्लियामेंट का जो मेरा इंट्रोडक्टरी स्पीच था उसमें मैंने इसका जिक्र किया
अब जब फाइनल जब बिल पास होगा तब आप मेरा भाषण को सुन लीजिए, मैं डिटेल में फिर पार्लियामेंट में बोलने वाला हूं। लेकिन अभी क्योंकि जेपीसी को दे दिया है इसलिए हम इसका तथ्यों पर अभी नहीं जा रहे, लेकिन इस तरह का झूठा प्रचार करना, तो आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, हजारों लोग बाइक लेकर के घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि सरकार मुसलमानों को जमीन छीनने जा रहा है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के माध्यम से। इतना आंखों देखा, सारे चीज झूठ बोल रहे हैं और फिर कांग्रेस पार्टी उसको समर्थन कर रहे हैं और वो बिल का विरोध कर रहे हैं। मेरे पास कितने हजारों संख्या में गरीब मुसलमान लोग आए और मुझे शाबाशी दिया है, बोला कि बहुत अच्छा काम किया है साहब, इस बिल को पारित करना है, तब जाकर के गरीब मुसलमानों को न्याय मिलेगा। आम मुसलमानों को, महिलाओं के लिए, मुसलमान बच्चों के लिए इंसाफ का रास्ता वक्फ अमेंडमेंट बिल है। और ये झूठा प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस जो है वोट बैंक के चक्कर में डर रहे हैं। तो मुसलमानों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि वोट बैंक मत बनिए किसी का, अपने मत, अपना मतदान अपना सोच विचार के साथ कीजिए। बौद्ध समाज के लिए और क्या क्या योजनाएं केंद्र सरकार ने? बौद्ध समाज के लिए तो इतना योजनाएं आने वाले हैं। मैंने जैसे का संविधान भवन जो बना रहे हैं वो तो है, इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर में मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, जितना भी यहाँ संस्थाएं हैं उनका शिक्षण के लिए, सामाजिक काम के लिए, सांस्कृतिक उत्थान के लिए काफी राशि हम मदद देने वाले हैं। मैंने उनका जो प्रपोजल्स है वो मंगाया है। और महाराष्ट्र के अंदर में जहां जहां बुद्ध भगवान के निशाने हैं, बुद्ध भगवान के नाम से, बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से जो जो चीज महाराष्ट्र के अंदर में है सबको हम छूने वाले हैं और सब तक पहुंच के कुछ ना कुछ मदद हम देने वाले हैं, लेकिन नियम के तहत हम देंगे। बौद्ध समाज आपके साथ आएगा ऐसा लगता है? मैं खुद बौद्ध हूं, मेरे साथ क्या नहीं जुड़ेंगे क्या? और जो बौद्ध समाज के लिए मोदी जी ने जो कहा वो मैं पब्लिक मीटिंग में भी बोल चुका हूं कि मोदी जी पहला प्रधानमंत्री है इस देश का जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में खड़ा करके दुनिया को बोला कि भारत देश ने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। कोई ताकत है किसी प्रधानमंत्री में पूर्व में ये संदेश देने का? ये मोदी जी ने बुद्ध का संदेश को लेकर के दुनिया भर में गया है। और क्या बौद्ध समाज नहीं जुड़ेंगे क्या? संविधान जम्मू कश्मीर हरियाणा ना, अभी असेसमेंट मत पूछे, वो बिगड़ जाएगा पूरा ये हमारा प्रेस वार्ता है। संविधान भवन की बात की, हाँ, दिल्ली में संविधान भवन बनेगा, उसका कंसेप्ट क्या है, उसकी जरूरत क्या है? हाँ, ये नाम है। मान लो यह बुद्धिस्ट चैरिटेबल सोसाइटी है, मान लो नागपुर में, उनका वहां वर्किंग वुमेन हॉस्टल होगा या बॉयज हॉस्टल होगा या स्किल ट्रेनिंग सेंटर होगा या लाइब्रेरी होगा, कुछ भी होगा, तो वहां हम फैसिलिटी सेंटर का एक प्रॉपर्टी देंगे, एक ऐसा स्थान को हम डेवलप करेंगे जहां वो जैसे करना चाहता है वो अपने तरीके से काम करे, आम आदमी आकर के यूज कर सके, जैसे लाइब्रेरी में आके पढ़ सके या वहां इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया तो वहां आके खेल सके, शायद में बाबा साहब का किताब होगा, संविधान होगा और कई चीज समाज में काम आने वाला चीज होगा। तो बेसिकली हम नाम दे रहे हैं लेकिन वो उसका मल्टी एक्टिविटीज होगा उसमें। सर, सिख माइनॉरिटी में मराठा आरक्षण भी आता है कि नहीं? मराठा माइनॉरिटी आता है कि नहीं? वो विषय मेरा नहीं है, मैं जो अल्पसंख्यक मंत्रालय का जो विषय है उसी को मैं बोल रहा हूँ। सर, मणिपुर में क्या हाल है? मणिपुर के कुछ लोग आए महाराष्ट्र में, बोले केंद्र सरकार में देना चाहिए और चर्चा करनी। लगता है आप भी वो कांग्रेस का प्रभाव में आ चुके हैं। कब जाने वाले मणिपुर में? आप लोग इसको यहाँ मुंबई में जाकर के, मुंबई में बैठ करके या पुणे में बैठ करके वहां समझना मुश्किल है। मणिपुर के बारे में तो मैंने 2-3 दिन पहले जिक्र भी किया था। आप लोग बहुत इंटरेस्ट होने से मैं 2 मिनट में बोल सकता हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे क्योंकि हम इसके लिए बोलेंगे तो हम अच्छा से बताएंगे, क्योंकि ऐसे ही कोई एलिगेशन देंगे तो उसको हम हल्का से जवाब नहीं देना चाहते। बौद्ध समाज से बाकी अल्पसंख्यक अपने साथ कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज लाने की कोशिश क्या कर रहे हैं?
तो वही तो मैं कर रहा हूं। इस बार हज यात्रा का शुरुआत हमने अगस्त में कर दिया है। हमने ये डिक्लेयर किया है कि पहले में हज के समय में लाखों लोग जो जाते हैं, कई लोगों का मौतें भी हुए हैं, कुछ कमियां रही होंगे, उम्र की वजह से, बीमारी, कुछ भी हो सकते हैं। हमने कहा कि इस बार हम फुल्ली सेफ एंड सिक्योर्ड एनवायरमेंट में हाजियों को सऊदी अरब ले जाएंगे और वापस लेके आएंगे। हमने अगस्त के महीने में हज पॉलिसी रोल आउट किया और इतना जल्दी आज तक कभी नहीं हुआ हज यात्रा से। सारे जो जेन्युइन मुस्लिम है, जो नॉन पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड नहीं है, जेन्युइन मुस्लिम्स हमसे बहुत खुश है, हम सबसे मिले हैं। तो जब हम लोग काम करते हैं, मोदी जी का जितना भी जो वेलफेयर स्कीम है मुसलमानों के घर तक पहुंचे, हम इतना काम कर रहे हैं, तो क्यों वोट नहीं देना चाहिए? हमको बताइए। किसी हमारे एक मुसलमान भाई बहन को मुझे मिलवाइए और बताइए क्यों वोट नहीं देना चाहिए। हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो ये राजनीतिक दुष्प्रचार में आकर के हमारे विरोध में क्यों वोट करेगा? इसका मैं जवाब चाहता हूं। हो गया मेरा ख्याल से। ये सीए के अंडर कितने सारी चीजें वो तो अभी प्रोसेस ऑन है, अभी प्रोसेस ऑन है।